कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लास्ट में हुआ था, बताया गया था। लिखा भी था बेटा कि लिखाना था अभी? अच्छा, हो गया था। चलो ठीक। लास्ट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डिस्कस हो गया था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी यूजेज वगैरह पे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, डिपेंड जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बेस पे। तो बोला गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने लिखा था पार्ट, आपने कहा था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। ठीक, तो कंडीशन हम लोगों ने बात किया था कि रेडियो वेव का बेटा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऊपर जाएंगे तो लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने पढ़ा था इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, पढ़ा है? इक्वल टू क्या, एच सी बाई लेमडा, और इसी को आपने पढ़ा होगा एच न्यू या एच एन, जो भी आपने पढ़ा हो जिस टर्म में। तो दैट मीन्स जो रेडियो वेव है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, और जो इनमें से गामा रे है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऊपर जाए डिक्रीज करे इसका, तो नीचे वाले का क्या होगा, ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जेटिक का जो सबसे हाईली एनर्जेटिक रे कौन सी है, तो हमारा कौन इनमें हो जाएगा, गामा रे। और सबसे लेस एनर्जेटिक जो होगी वो रेडियो वेव कहेंगे। वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट किसका होगा, तो रेडियो वेव का सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो गामा रे का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गया स्पेक्ट्रम के पार्ट में हम लोग लेते हैं। ठीक, अब इन पे एक क्वेश्चन बनता है इनके एप्लीकेशन के बेस पे, कहाँ इनके यूजेस किए जाते हैं डिफरेंट। तो ऐसा एक टेबल टाइप का बन ली, यूजेज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, हेडिंग बना लो जल्दी से, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूजेज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। इसका नाम नहीं मालूम है, लिख लीजिएगा। आर फॉर रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजुअल, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सरे एंड जी फॉर गामा रे। ठीक, तो जो भी है, अगर नाम में कंफ्यूजन होगा तो नाम नोट कर लीजिएगा। इसमें दो कॉलम लिख लो बेटा, एक में लिख लो रेडिएशन, दूसरे में लिख लो यूजेस। दो कॉलम बना लीजिएगा, एक पार्ट में करो रेडिएशन कौन सा है आपका है, और दूसरे में बेटा यूजेस, हम यूज क्या करेंगे उनके, कहाँ पे उनके यूजेस होते हैं। ठीक, कुछ तो बड़ा कॉमन है जो हम लोग बार बार का, वैसे बहुत सारे लोगों ने एक्सरे बहुत बार करवा रखा होगा। ठीक, तो एक्सरे जो आपका होता है कहाँ यूज करते हैं जी, एक्सरे क्या करते हैं, तो कोई भी अगर आपका क्या बोन्स वगैरह ब्रेकिंग है, या कोई मेटेलिक बॉडी में अंदर चली गई किसी तरह से, जैसे बच्चे होते हैं कभी कभी कुछ मेटल का चीज निकल जाते हैं, तो किस पोजीशन पे है, या ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करना हो, या कहीं फ्रैक्चर वगैरह बोन्स वगैरह में है, तो उस केस में हम लोग डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या एक्सरे का यूज़ किया जाता है। बाकी और मल्टीपर्पजेज में होते हैं, तो लिखिएगा रेडिएशन, दूसरे में यूजेज। पहले में लिख लीजिएगा गामा रे, गामा रे। इसके बेस पे हम लोग जो न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर आपका होता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली बेटा। ठीक है, और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो लिखिएगा गिव्स इंफॉर्मेशन, यूजेज में करना, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कमा मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट etc, मेडिकल ट्रीटमेंट बेटा। दूसरा एक्सरे, सेकंड लिखिएगा रेडिएशन में एक्सरे, एक तो मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग कर रहे हैं कहीं फ्रैक्चर वगैरह को, तो लिखिएगा यूजेज में मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस
एंड ट्रीटमेंट स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर के स्टडी में भी हम लोग यूज करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेटा, कामा इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफ हो गया। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, इसे लिखिएगा यूवी रेज। यूवी में लिखिएगा। आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर वगैरह होता है, उसमें यूवी रेडिएशंस भी यूज़ करते हैं। तो जो हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं उनको क्या करने के लिए, किल करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो लिखिएगा। इसी तरह से जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग आजकल, जैसे एक तो होता है केमिकल बेस करते हैं, दूसरा रेडिएशन बेस किया जाता है। ठीक है, जो फूड प्रिजर्वेटिव आपके होते हैं, अगर आपका रेडिएशन बेस होता है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, जिससे उसमें कोई भी क्या जो हमारे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स वगैरह उसमें डेवलप ना होने पाए। तो लिखिएगा प्रिजर्व फूड, एप्लीकेशन में यूजर में लिखिएगा प्रिजर्व फूड, अल्ट्रावायलेट वाले में लिखिएगा प्रिजर्व फूड, कमा देखो मेडिसिनल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑपरेशन वगैरह जो यूज़ किया जाता है, तो एक तो मेथड होता है बेटा हम लोग उसको क्या केमिकल मेथड से या बॉयल वगैरह करके क्या स्टेराइज करते हैं। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा भी उसको स्टेराइज किया जाता है। आजकल मॉडर्न उस पर जो होता है वो यूवी रेज से उसको स्टेराइज कर लिया जाता है। तो लिखिएगा दूसरा सेकंड कमा स्टेरिलाइजिंग द STERILIZING स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कमा डिटेक्टिंग द इनविजिबल, डिटेक्टिंग द कमा करके लिखिएगा डिटेक्टिंग द इनविजिबल, अदृश्य जिसे कहते हैं, इनविजिबल राइटिंग, इनविजिबल राइटिंग, कमा फिंगरप्रिंट, इनविजिबल राइटिंग, कमा फिंगरप्रिंट, etc. नेक्स्ट विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है उसमें हम जो भी ह्यूमन बीइंग के जो भी हैं वो ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, देखने के लिए। अगर यहाँ पे विजुअल लाइट नहीं होती, अगर कोई लाइट होती तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे नाइट टाइम में क्या ऐसा नहीं कि ये रेडिएशंस नहीं है, बट उस रेडिएशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो वो कंडीशन आपने जैसे कुछ नॉकटर्नल एनिमल आपने पढ़ा होगा, उनको रात में दिखाई पड़ता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेडिएशन है तभी तो दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स उस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को उस रेडिएशन में, बट हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ नॉकटर्नल बायोलॉजी वाले हो ना, नॉकटर्नल एनिमल्स में रॉड सेल ज़्यादा होते हैं कि कोन सेल ज़्यादा होते हैं जी? आई में रॉड एंड कोन सेल पाए जाते हैं। तो जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं उसमें रॉड सेल ज़्यादा होते हैं कि कोन सेल ज़्यादा होते हैं? हाँ, तो उसका बात नहीं है। नॉकटर्नल जो एनिमल्स होते हैं जिनको रात में दिखाई पड़ता है उनमें रॉड सेल ज़्यादा होता है या कोन सेल ज़्यादा होता है? रॉड सेल, कोन सेल, अब कल पढ़ के आना तब बताना, ठीक? या सर भी आएंगे बायोलॉजी वाले, कुछ नहीं ना। हाँ जी, कौन सेल ज़्यादा पाए जाते हैं? पक्का है? लॉक कर दिया जाए? हाँ, घर लुट जाएगा अगर गलत हुआ तो बताओ। चलो देखो बेटा, ठीक, फिर आप पढ़ लेना। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, मैं बायो का नहीं टीचर हूँ यार, ठीक, बट एक कोई ज़्यादा होता है। वैसे शायद कौन से नहीं सही शायद बता रहे हैं, बट मैं क्या, आप पूछ लेना बायो वाले सर से या पढ़ लेना यार। चलो देखो, हाँ जी, कौन सा होता है? सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, बट अभी क्या कहते हैं वो पहले नहीं, जैसे इलेक्शन होता है ना, हम किसी पार्टी नहीं बोलते हैं कौन किसको देना है, दे आते हैं जाके लोग, और जो जीत जाता है उसे कहते हैं हम आप ही को दिए थे। हाँ ठीक, चलो ठीक बेटा, लिखिएगा नेक्स्ट विजुअल लाइट। विजुअल लाइट में लिखिएगा टू सी ऑब्जेक्ट, टू सी ऑब्जेक्ट, टू सी ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इंफ्रारेड रेस, अगला लिखिएगा इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रेस इंफ्रारेड रेस लिखिएगा टू ट्रीट, इंफ्रारेड रेस में लिखिएगा टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन फॉर टेकिंग मस्कुलर स्ट्रेन, मसल्स में जब दर्द होता है आजकल जाते हैं रेडियोथेरेपी होती है, कहते हैं ना रेडियोथेरेपी कराने गए, तो दो टाइप का होता है, एक तो हमारा कैंसर सेल वगैरह को भी डैमेज करने के लिए या किल करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा होता है मस्कुलर स्ट्रेन के लिए। जब मस्कुलर स्ट्रेन के लिए हम लोग करते हैं तो यही हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह का यूज़ किया जाता है, उस रेडिएशन से जो मसल्स में पेन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो आपका हो गया, तो लिखा आपने टू क्या ट्रीट मस्कुलर रेडिएशन मस्कुलर स्ट्रेन फॉर टेकिंग, क्षमा करिएगा फॉर टेकिंग फोटोग्राफी, फॉर टेकिंग फोटोग्राफी ड्यूरिंग द फॉग, मतलब जो कोहरा वगैरह रहता है तो उस केस में फॉर टेकिंग क्या फोटोग्राफी ड्यूरिंग द फॉग हेज ETC HAZD, धुंध हो कोहरा हो उस टाइम में जिससे दूर तक विजुअलिटी नहीं रहती है, नहीं लिख पाया, फोटोग्राफी ड्यूरिंग द फॉग FOG फॉग कमा हेज HAZD ETC कर लो, फॉग मिस्ट हेज जो भी कह लीजिए। लास्ट क्या रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, अगला रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, क्योंकि दोनों क्लोज वेवलेंथ वाले होते हैं। वैसे सबसे लार्जेस्ट तो हमारा रेडियो वेव है बेटा, बट रेडियो वेव और माइक्रोवेव की वेवलेंथ क्या है, क्लोजेस्ट में है, तो रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव इसका मेनली यूज होता है बेटा टेलीकम्युनिकेशन में, मतलब जो भी आपका प्रोग्रामिंग वगैरह चाहे वो रेडियो का हो, टेलीविज़न का हो, आपके मोबाइल का हो, जो भी ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन चैनल पर्पज से, उसमें हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो लिखिएगा इन रेडार एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन रेडार एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन रेडार एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडार एंड टेलीकम्युनिकेशन। हो गया, तो ये कंडीशन आपका होता है बेटा हमारे EM वेव क्या है कैसे है। पहले थोड़ा इस पर वगैरह के बारे में कुछ पूछे जाते थे, एल्टीट्यूड वगैरह क्या रोल होगा रेडियो वेव्स वगैरह का, बट आज की डेट में अब रिमूव कर दिया गया है, तो अब जो हटा दिया गया है नहीं पढ़ाना है बेटा, टाइम भी नहीं है बहुत। ठीक, ये तो कंडीशन हो गया, यहाँ से हम लोग EM वेव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके डिजाइन किए जाते हैं, ठीक, इसके बेस पे बनता है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना था बेटा रे ऑप्टिक्स, सब लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। बंद कर दें तो आगे आ जाइए, या तो फिर बंद करवा दिया जाए, दो ऑप्शन है अपने पास जिसको अच्छा बंद वाले फेवर में कितने लोग हैं याद रहो, सेव एनर्जी है ना, हाँ अभी इतनी गर्मी नहीं है यार। कौन है जी, और बंद हो गया, अभी बहुत गर्मी नहीं है, कम से कम एनर्जी बचेगी यार। हाँ अपने ही देश का है क्यों जी, है ना। चलो देखो, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर डालिएगा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स हमारे यहाँ, हाँ वो वहाँ था बेटा, वेव दो पार्ट में है ना, 11th में और 12th में, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला वहाँ पे था। चलिए हेडिंग करेंगे रे ऑप्टिक्स। बहुत सारी चीज़ें अपने लोअर क्लासेज में पहले से पढ़ रखा है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर साल क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कई, ठीक।
चलो तो थोड़ा सा पहले हम लोग सुन लेते हैं। बस सिलेबस कोई लाया है कि बहुत सारी चीज़ हटा दी गई हैं, तो बहुत फालतू भी बताने का टाइम नहीं है, लिखेंगे। सुन लीजिए पहले। सबने पढ़ा होगा बेटा रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। एक टर्म आता है बेटा रियल, दूसरा आता है वर्चुअल। किसे रियल कहते हैं, किसे वर्चुअल कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्पेक्ट्रम में फार्मूला जी बताएंगे। हाँ जी, वो वर्चुअल हो गया। हाँ, अब ऐसे कैसे आप बोलोगे? जैसे मान लो पर्दे पे अपने काम प्राप्त कर सकते हैं तो रियल है, और नहीं कर सकते तो वर्चुअल है, ये भी और दूसरा क्या कह सकते हो? हाँ, और खिड़की खोल दो बेटा, थोड़ा हवा पास होने रहेगा। देखो बेहोश होने लगी। हाँ, खोल दो खिड़की, खोल दो। भी जो है इधर से आ जाओ। चलो ठीक, मतलब बहुत ऑप्शन आ जाएगा ना। चलो देखो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे रियल और वर्चुअल, एक तो इन्होंने बोला कि अगर हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसे तो आप रियल कहते हो, नहीं कर सकते हैं तो उसे वर्चुअल कहते हैं। लोग क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक। दूसरा होता है बेटा, अगर जो भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रे है वो चाहे बाई रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो चाहे बाई रिफ्लेक्शन, दो ही प्रोसेस हम लोग बनाते हैं, आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में हम लोग मोस्टली मिरर का यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन की जब बात हम लोग करते हैं तो उस केस में लेंस वगैरह का यूज करते हैं, ठीक। तो अगर इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी इमेज हमारा फाउंड हो रहा है, जो रे ऑब्जेक्ट से आने वाली है, ठीक, वो आइदर रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्लेक्शन के बाद सेल्फ मीट करने के बाद अगर इमेज का फॉर्मेशन करती है, यानी ऑब्जेक्ट से आने वाली एक्चुअल रे अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन कर रही हैं तो उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा रियल। और अगर हाइपोथेटिकली हम लोग कंसीडर करते हैं ऐसा होता होगा तो उस केस में हम लोग कह लेते हैं उसे वर्चुअल, ठीक। जैसे जो भी ऑब्जेक्ट से आ रही है अरे, अगर वही रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी प्रोसेस हो रहा है, फेनोमेना हो रहा है, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन कर रही हैं तो उसे हम लोग कह लेंगे वो रियल इमेज होंगे। अगर वो सेल्फ नहीं के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उस कंडीशन में अगर हाइपोथेटिकली आपने कंसीडर किया है तो उसे हम लोग कह लेंगे वर्चुअल, ठीक। एक रियल, दूसरा वर्चुअल। हम लोग चूंकि बेटा अपने यहाँ जो है जो सिलेबस में है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड कर्व सरफेसेस, ठीक। अरेंज करें लेंस क्या मिरर एंड कर्व सरफेसेस। तो एक टर्म आता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है हमारा कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो आपकी प्लेन है पीछे से पॉलिश कर दो तो मिरर हो जाएगा। जैसे कोई ग्लास का स्लैब है, अगर पीछे से क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, जैसे हम लोग जो मिरर देखते हैं घरों में, वो क्या रहता है, अगर पीछे का पॉलिश रिमूव कर दो तो दिखेगा क्या, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पीछे से पॉलिश रहता है तो उस केस में आपको क्या, आपकी फिर से रिफ्लेक्शन से आपकी इमेज बनती है और आपको वो दिखाई पड़ता है। यानी मिरर कुछ नहीं है, एक थिन क्या ग्लास स्लैब है, बैक साइड से उसे हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। आप अगर घर में कोई बहुत पुराना मिरर हो तो आप देखते होंगे धीरे धीरे उसकी जो हमारी क्वालिटी होती है इमेज फॉर्मेशन या जो आपका इमेज बन रहा है उसकी क्लियरिटी धीरे धीरे घट जाती है। जैसे घर में अगर बहुत पुराना कोई मिरर पड़ा रहा होगा तो देखिएगा वो जब नया रहा होगा तो जो क्लियर जितना ब्राइटनेस आपका इमेज बनता था अब उतना नहीं बनता है। रीजन क्या होता है, पॉलिश धीरे धीरे डल हो जाती है, और जब डल होगा तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा, नहीं होगा तो इंटेंसिटी आपकी घट जाएगी इमेज की, ठीक। तो इसीलिए आप मार्केट में देखते होंगे सेम साइज के मिरर अगर आपको खरीदने हैं तो अलग अलग कास्ट में मिलते हैं। मान लो 1 by 1 का आपको मिरर लेना है तो मार्केट में वो 25-50 रुपये से स्टार्ट होकर और 500-1000 रुपये तक के रेंज में आ जाते हैं, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक। तो उस केस में जितना परफेक्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा आप बोलोगे कि इमेज की क्लियरिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे बेटा, जब रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्लेन मिरर के थ्रू, ठीक है। कहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर और दूसरा आप पढ़ते हो कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर में दो आप पढ़ोगे, एक क्या कॉन्वेक्स और दूसरा क्या पढ़ेंगे कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स होगा बेटा, एक कॉनकेव होगा। और जब प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन तो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिखिएगा हेडिंग करना में पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट बेटा अगर किसी क्या
इंटरवेनिंग मीडियम पे सरफेस पे इंसिडेंट होती है जो दो मीडिया को सेपरेट करता है। अगर इंसिडेंट होने के बाद फिर सेम मीडियम में क्या करे, सेम एंगल पे अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, सेम मीडियम में सेम एंगल पे अगर वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो उसी को हम लोग कह लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट। ठीक, तो लिखिएगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग, when a ray of light after incidenting on a boundary, after incidenting on a boundary separating, after incidenting on a boundary separating two media, on a boundary separating two media, मतलब जो दो मीडिया को सेपरेट करने वाली बाउंड्री हो, separating two media, comes back into the same media, comes back into the same media, then this phenomena is called, reflection of light. Then this phenomena is called reflection of light. उस फेनोमेना को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लोअर क्लास में पढ़ा है बेटा, जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अगर कोई भी रे आके इंसिडेंट हो रही है, इसे नॉर्मल कह लेते हैं। क्या कह लेंगे इसे, नॉर्मल कह लिया। अब रे अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, बराबर है बेटा, बराबर मान लेना यार। तो जिस एंगल पे आके इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। इसे आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टर रे कहेंगे। आई जो होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बाउंड्री हो गई आपकी, जिसे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे कह सकते हैं। जैसे द बाउंड्री और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से इंसिडेंट होने के बाद रे आपका रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, तो ये केस आपका होता है, इसी को कह लेते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। ठीक, और कंडीशन जो आपका बनेगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस केस में ऑलवेज आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक आपने पढ़ा होगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही तल में पाए जाते हैं। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो दो लॉ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो लिखिएगा, वैसे बना लीजिए। ये बेटा नीचे लिखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लिखिएगा, इंसिडेंट रे
comma reflected ray and normal, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane। हाई स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हो बेटा, all lie in the same plane। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखिएगा, ठीक, सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे रिप्रेजेंट किया गया बेटा? एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहे कलर करके लिख लो, चाहे कुछ स्टार स्टार बना के नोट कर लीजिए, जो पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा क्या व्हाट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जो आपके यहाँ पॉइंट बनना है उसको लिख लीजिए। देखो, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा अगर वो आइडियल कंडीशन है, रिफ्लेक्टिव सरफेस आइडियल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी रिमेंस क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। रिमेंस क्या होगा? कांस्टेंट रहती है। और आइडियल होगा तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट मानते हैं, बट कोई आइडियल होता नहीं है, इसलिए बोला जाता है बट इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीजेस। जैसे जब रिफ्लेक्ट होगा ना, कुछ ना कुछ जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है वो वार्म अप होता है, और वार्म अप होने मतलब कुछ ना एनर्जी क्या हुई उसकी लॉस होती है, तो इसलिए कहा जाता है इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीजेस। बट अगर आइडियल कंडीशन मानते हैं तो वो भी हमारा क्या रहेगा? सेम सेम रहता है, बट प्रैक्टिकली सेम होता नहीं है। तो ऐसे पॉइंट करके नोट कर लेना। देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, आफ्टर रिफ्लेक्शन लिखना वेलोसिटी, comma wavelength and frequency of light, and frequency of light remains the same, and frequency of light remains the same, frequency of light remains the same, but intensity slightly decreases, इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीजेस। वो भी ध्यान रखना, अगर आइडियल होगा तो भी सेम ही रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट लिखेंगे अगला पॉइंट। बोला जाता है जो इंसिडेंट रे होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, अगर हमारा वो एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में उनके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज में चेंजेस कितनी आएंगी? फेज में चेंज कितना आएगा? व्हाट इज चेंज इन फेज? अगर सॉलिड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फेज में वेरिएशन कितना आएगा? पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अगर जो फेज में जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, अब सरफेस अगर हमारा डेंसर है जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो उस केस में पाई का आता है, कितने का? पाई। जो जा रहा था रे वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जितने पाए उतने चला गया, इंसिडेंट हुआ, तो उस कंडीशन में उसमें चेंजेस की जब हम लोग बात करते हैं तब वहाँ पे हम लोग पाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पाई। बट जब डेंसर सरफेस से होगा तब की बात लिखिएगा। देयर इज ए फेज चेंज ऑफ, there is a phase change of pi, there is a phase change of pi if reflection takes place from denser medium, from denser medium, from denser medium। बेटा अंडरलाइन डेंसर मीडियम कर लीजिएगा, ठीक। अब कंडीशन क्या बनता है जरा सुनेंगे। शीशा तो सभी लोगों ने घर में देखा होगा, जिसे हम लोग मिरर बोल लेते हैं, सबने देखा है, ठीक।
अच्छा देवियाँ, आप टप्स वगैरह कुछ पहनते हैं, कानून में पहनते हैं ना, तो अगर शीशे में देख के पहना जाए तो जिधर पहनते हैं उधर ही एक्चुअल पहना देता है कि उसके अपोजिट पहनाता है? अपोजिट। अच्छा, राइट में पहनते तो लेफ्ट में चला जाता है। हाँ, तो शीशे में उल्टा वर्टिकल इन्वर्जन होता है कि हॉरिजॉन्टल, उसी को लेटरल कह लेते हैं। जो मिरर होता है वो बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन करता है या वर्टिकल इन्वर्जन करता है, क्षैतिज या जो भी कहते हो हिंदी में यार। हाँ, अच्छा, मिरर में पैर सर हो जाता है, सर पैर होता है कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट जी? हाँ, क्या होता है? अच्छा, राइट लेफ्ट पैर सर नहीं होता है, इनके यहाँ तो होता है। ये देखती है तो पैर ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता क्या? मेरे यहाँ नहीं होता है, तो तुम्हारा मिरर खराब है। चलो देखो बेटा, जो होता है मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी लेफ्ट साइड वाला राइट दिखता है मिरर के अकॉर्डिंग, और राइट वाला लेफ्ट दिखता है। जबकि लेंस से जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वर्टिकल इन्वर्जन होता है रियल इमेजेस के केस में। रियल इमेजेस के केस में जब हम लोग लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका वर्टिकल इन्वर्जन, यानी कि आप ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज कैसे बनता है, नीचे बनता है। अगर रियल है तो वो भी कैसा है, वर्चुअल होता है तो वो भी सीधा बनता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग, क्योंकि मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट साइड वाला राइट में दिखेगा बेटा, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई पड़ता है, तो याद रखिएगा। और प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज ऑलवेज क्या, रियल या वर्चुअल? सोच लीजिए। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल, ऑलवेज वर्चुअल, मे बी रियल, मे बी वर्चुअल, डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, नन ऑफ दिस। हाँ, रियल वाले हाथ उठाओ, 1 2। वर्चुअल वाले हाथ उठाओ, ये बाकी कौन वाले हैं? हाँ, याद रखेंगे। शीशा रोज देखते हो, पीछे शीशे पकड़े कोई तुम्हें पकड़ाओगे क्या? शीशे के पीछे स्क्रीन लगा दिया जाए तो उस पर आपका इमेज बनेगा साहब? बनता है क्या? हाँ, प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है, कभी भी रियल नहीं होता है। प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, कब नहीं, ध्यान रखना। ठीक, प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख लीजिए, दूर रखिए, पास रखिए, कहीं भी रखिए, हमेशा उससे बनने वाला जो इमेज होगा ना वो बेटा वर्चुअल होता, कभी रियल नहीं होता। देखो ऐसे अभी इसीलिए आपको बोला था ये प्लेन मिरर है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करें, ऐसे ले लेते हैं, डिजाइन करने में टाइम जाए। अरे देखो, मान लो ये है ऑब्जेक्ट है, कैसा बनाए जिससे दिख जाए वो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे लिया आपने। एक मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी बेटा, जो रे हमारे पास आउट होगी, एक आप सीधा सीधा ले लो, प्लेन मिरर पे जो क्या इमेज आती है, अगर वो नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जो नॉर्मली इंसिडेंट हुई वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी पीछे चली जाएगी। दूसरी आप ले आइए, जितने एंगल पे आ रहा होगा उतने ही एंगल पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया बेटा, जितना एंगल पे आया उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, अब कंडीशन क्या है, ये हमारा पॉलिश है, क्या पीछे जा रही है रे क्या, और ये पीछे लौट के जो आई तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जब तक एक्चुअल रेज जो आपका ऑब्जेक्ट से आने वाली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब तक कभी भी इमेज रियल नहीं बन सकता है। तो कैसे रियल होगा जी? हाँ, ठीक, रियल नहीं होगा। अब इसी को हाइपोथेटिकली हम लोग क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं बेटा, इसको मिलाओ, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इसका इमेज होगा। ये क्या होगा, उसका इमेज होगा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, स्केल से आप बनाओगे तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज ऑलवेज कैसा, वर्चुअल, सेम साइज एंड एट सेम डिस्टेंस। सेम साइज क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, और कैसा होगा वो, वर्चुअल होगा, नेवर भी रियल, कभी भी वो रियल नहीं हो सकता। तो पॉइंट का कैसे लिख लीजिएगा,
बोले आगे लगा लिखिए द इमेज found by plane mirror is always virtual comma erect comma same size virtual erect same size and at same distance डिस्टेंस भी क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी। ठीक, अब चाहे ऐसे फोटो आप बना लीजिए तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी एक सिंपल से बना लो। जल्दी करिए। कितने दिन बाद आगमन हुआ आप लोगों का देवतागढ़? हाँ, वो जैसे मेले में लगता है भोले भटके केंद्र में स्वागत है। हाँ, क्यों कितने दिन हो गया? घूम फिर के आ जाए कर बेटा। हाँ, 5-6 रोज। होली बात कुछ दिन आए थे? अच्छा, मेरा वाला नहीं था। चलिए, चला दें? गर्मी लगने लगी? एक तो चलता नहीं है यार, ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, पीछे वाला चला दें? अरे तो इन लोगों को भी गर्मी लग रही है। हाँ, आगे आ जाओ, जिसको गर्मी लग रही है वो आगे आ जाओ, है ना? और नहीं तो कहो सब चला दे, हमें क्या करना है? आगे आ जाओ। चलिए, नेता बनने के लिए आगे की मार होती है, तो पीछे बैठ रहा है। हाँ, ठीक, चलो देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए। ये बन गया बेटा। ये तो हो गया हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। दूसरी चीज होती है, एक टाइम पूछा जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर की तरफ आ रहा हो यू वेलोसिटी से, तो उसका इमेज प्लेन मिरर की तरफ किस वेलोसिटी से आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर की तरफ यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका इमेज जो होगा वो किस वेलोसिटी से मिरर की तरफ आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट खुद ऑब्जर्वर हो तो उसे कितनी वेलोसिटी से दिखेगा आता हुआ। दो क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी बताओ। अगर एक प्लेन मिरर, जैसे मान लो इसे मिरर मान लो बेटा, और आप वहां से चल के इसकी तरफ आ रहे हो, ठीक, तो पूछा जाए आपका इमेज जो होगा वो इस मिरर की तरफ कितनी वेलोसिटी से आएगा। एक क्वेश्चन, वो जो इमेज के आपको मिरर की तरफ आ रहा है वो उसकी वेलोसिटी आप अगर खुद ऑब्जर्व कर रहे हो तब आपको कितना फील होगा। हाँ, तेज बोलो। जैसे एक सपोज दैट ये प्लेन मिरर है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, ले लो, ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक, इसकी तरफ क्या है यू वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका इमेज जो होगा, इमेज का कलर बदल लें, इसका जो इमेज बनेगा, ठीक, इसकी जो वेलोसिटी मान लो v है, तो u और v में क्या रिलेशन होगा। अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वाला इमेज है, दिस इज इमेज, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी पर्सन ऑब्जेक्ट है
और इसका इमेज ये बन रहा है। उस पर्सन का ये इमेज है बेटा, ठीक। तो अगर पर्सन u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो v की वैल्यू कितनी होगी जिस वेलोसिटी से वो मिरर की तरफ आएगा। ये मिरर है, प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर। जल्दी बताओ, अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और दूसरा पूछा विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तब क्या होगा। हाँ, पर्सन के रिस्पेक्ट में 0 और मिरर के रिस्पेक्ट में सेम रहेगा। अच्छा जी, और कोई लिख लीजिए, लिखो बेटा। इफ ए पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स, इफ ए पर्सन इज, पॉइंट लिखो, मूविंग टूवर्ड्स ए प्लेन मिरर, then its image is also moving towards mirror, अंडरलाइन कर लेना, मिरर, मूविंग टूवर्ड्स मिरर विथ सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड, लिखो विथ सेम स्पीड, यानी v इक्वल टू क्या हो गया, u, दैट इज v इक्वल टू u, लेकिन किधर की तरफ, मिरर की तरफ, ठीक। इसी के नेक्स्ट लाइन करके कर लीजिएगा, दैट इज v इक्वल टू u। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इफ person self observe the, if person self, खुद से self observe the velocity of his image, then the observed value will be, अब देखो बेटा, ये भी u से इधर आ रहा था, ये भी u से इधर आ रहा है, यानी v की वैल्यू आपने प्रूव कर लिया u के बराबर है। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता है या घटता है, रिलेटिव वैल्यू बढ़ती है या घटती है, बढ़ जाती है, जुड़ जाती है। तो उस केस में रिलेटिव वैल्यू जो आएगी v की वैल्यू u प्लस u, दैट इज कितना, 2u। 0 नहीं साहब, कितना हो जाएगा। अगर पर्सन ही ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको अपने आने वाले इमेज की जो वेलोसिटी क्या होगी, अपीयर होगी, वो 2u के बराबर होगी, क्योंकि u से तो खुद आ रहा है वो ना, और इमेज भी उसकी तरफ आ रहा है, तो रिलेटिव वैल्यू कितनी हो गई, u प्लस u, 2u के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ गया। एक पॉइंट इस पे और बनता है, वो भी नोट ही कर लीजिए। अगर मिरर बेटा और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों तो उस केस में ऑब्जर्वर जो होगा, ठीक है, अगर खुद आपने इमेज का ऑब्जर्व करता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे मान लो ये मिरर है, आप इसकी तरफ आ रहे हो और ये भी उतनी ही वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है, मिरर भी आ रहा है, तो आपका जो इमेज होगा इस मिरर में वो आपकी तरफ आता हुआ किस वेलोसिटी से दिखेगा, u, 2u, 3u या नन ऑफ दिस। मिरर भी आपकी तरफ आ रहा है, आप भी मिरर की तरफ जा रहे हो, दोनों u वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, तो उसमें मिरर में जो आपका इमेज होगा, बनेगा, वो आपको कितनी वेलोसिटी से आपकी तरफ आता हुआ अपीयर होगा। जल्दी, अरे भाई जब वो रुका हुआ था यहाँ तो 2u था, अब वो भी चल रहा है इस डायरेक्शन में u से, तो 2u और जुड़ नहीं जाएगा, 3u हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 3u, लिख लो। अच्छा दिमाग में घर पे रख के आते हो, रास्ते में गिर गया तो क्या करेंगे? हाँ चलो लिखो, देखिए इफ बोथ पर्सन या ऑब्जर्वर, देखो ऑब्जर्वर लिख लो, इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड मिरर are moving towards each other with the same velocity u, moving towards each other with the same velocity u, moving towards each other with the same velocity u, किस वेलोसिटी से आ रहा है बेटा? u। देखिए then the velocity of image observed by observer, जो ऑब्जर्वर है वो कितना आपका वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा v की वैल्यू होगी u प्लस 2u, दैट इज कितना 3u। u हो रहा था बेटा जब केवल आप क्या ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, अभी आपका मिरर भी मूव कर रहा है तो उसका भी एक u वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, u प्लस u, चाहे ऐसे लिख लो u प्लस u बराबर कितना 3u। u आप पर्सन की वजह से, u मिरर की वजह से और u उसके इमेज की वजह से, तो टोटल हो गया कितना 3u होता है। ठीक, दूसरा ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग बाल और कटवाने जाते होंगे, ठीक जाते हैं ना, आप लोग भी देविया जाती होंगी, हाँ ठीक, उस केस में आप देखते होंगे जहाँ भी जो भी आपका है मेकअप सेंटर सैलून वैलून जो भी है उसमें क्या मिरर लगाए रहते हैं बैक एंड फ्रंट पे। ठीक, तो अगर आपको ऑब्जर्व करते हो अपना इमेज, आप आपकी बात जाइएगा, अगर वो प्रॉपर सेटिंग है, आज देखते तो टेढ़ा मेढ़ा टंगा रहता है, ठीक, वो खाली रख लेते हैं, हाँ 2 ठो है, ठीक, तो उस केस में क्या है, अगर दोनों का प्रॉपर सेटिंग है, प्रॉपर सेटिंग मतलब दोनों मिरर जो आपका बैक एंड फ्रंट वाला है वो पैरेलल है एक दूसरे के, कंडीशन आपका पैरेलल होगा तभी परफेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। अगर पैरेलल है तो उस केस में पूछा जाए कितने इमेज आपके बनेंगे। इफ ए पर्सन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 walls विच आर क्या, ठीक है, कैसे कोटेड विथ ए मिरर, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक, कितने इमेज बनेंगे वो बताना आपको, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, हाँ कितने इमेज दिखते हैं, कभी देखा? हाँ इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं बेटा, हमको दिखते कितने हैं? आपको जो आगे वाले मिरर में आपका पीछे वाला पोर्शन दिखाई पड़ता है, बट अगर कोई पड़ोसी जैसे आप कटवा रहे हो, पड़ोसी बैठ के बगल में वेट कर रहा है तो उसको आपको कितने इमेजेस दिखाई पड़ेंगे? इनफाइनाइट। जैसे एक डायरेक्ट आपको फ्रंट दिखा, एक रिफ्लेक्ट हुआ बैक में दिखा, ठीक, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन इधर उधर आपके इमेजेस बनाएंगे और इनफाइनाइट इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। बट ऑब्जर्वर जो अपना देख पाता है एक फ्रंट और एक बैक पे दिखता है, ठीक, तो वो चीज़ें आपकी जो होती हैं। और अगर कहा जाता है कि वाल फ्रंट और बैक वाल हो और साइड में आपका क्या हो टॉप वाला भी हो, तब कितने इमेज बनेंगे, कितना आप देख पाएगा पर्सन? नहीं समझे? जैसे आपके वॉल्स पे मिरर लगा दिया और क्या सीलिंग पे मिरर लगा दिया, और आप अगर ऑब्जर्व करते तो कितने इमेज आपको दिखाई पड़ेंगे, कितने इमेज खुद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कितने दिखाई पड़ेंगे? हाँ 1 2 3 और सुन लीजिए ऐसे कितने याद रखेंगे, अगर वॉल्स एंड सीलिंग, ठीक है, वो ऑल आर मिरर्स, देन नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्व विल बी 7, 7 इमेज आपको अपने ऑब्जर्व होते हैं। कितने? 7 इमेजेस आपको
दिखाई पड़ते हैं। और बनेंगे कितने तब बोलोगे आप, वहाँ पे आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक, तो ये केस आपका होता है। दूसरी चीज़ आपकी होती है, अब ऐसा सुन लीजिए, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मिरर है, जैसे घर में आपको ड्रेसिंग टेबल होता है जिसमें मिरर बड़ा सा लगा होता है, आप लोग देखते हो, है ना। तो बोला जाता है किसी पर्सन को अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो मिरर आपका होता है वो मिनिमम कितनी लेंथ का होना चाहिए। फॉर ऑब्जर्विंग कंप्लीट इमेज मतलब सर से लेके पैर तक। ठीक, तो उस केस में द साइज ऑफ इमेज विल बी, द साइज ऑफ मिरर विल बी, मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए कंप्लीट इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए, मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए। हाँ, आपकी हाइट अगर एच है, हाँ, याद रखेंगे अगर कोई पर्सन अपना कंप्लीट इमेज देखना चाह रहा है, अपना कंप्लीट इमेज मतलब सर से लेके पैर तक। ठीक, जैसे मम्मी लोग साड़ियाँ उड़िया पहनती है, अभी आप लोग तो पहनते नहीं होंगे, है ना। पहनते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, मतलब पैर से सर तक की सेटिंग करते हैं ना। ठीक है, नहीं ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे जब आप क्या करते हो तो उस केस में मिरर की जो साइज होनी चाहिए बेटा ना, वो उस जो भी पर्सन है उसकी साइज का मिनिमम वैल्यू हाफ होना चाहिए, आधा, मतलब जितना आपकी हाइट है उसके आधी हाइट के बराबर का मिरर है, तब आपको अपना कंप्लीट इमेज मिरर में क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा। और वो भी क्राइटेरिया है, उस मिरर का जो लेवल होना चाहिए ना वो आपके आई के लेवल के बराबर हो। किसके बराबर हो, आई के लेवल के बराबर हो। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी ड्रेसिंग मार्केट में अवेलेबल है या आप बनवाते हो ऑर्डर देके, उसमें जो मिरर लगाए जाते हैं ना, जो नॉर्मल साइज होती है वो 3 फीट लगाते हैं, स्टैंडर्ड साइज 3.5-4 फीट लगाते हैं। ठीक, कि 6 फीट का लगाते हैं। ठीक, नॉर्मल साइज जो होता है वो 3 फीट का लगा होता है। अगर विदाउट ऑर्डर आप लेते हो, स्टैंडर्ड साइज जो होती है तो अगर आप स्पेशली लेते हो तो शायद 3.5 फीट का मिल जाता है, या अगर आप ऑर्डर देंगे तो चाहे जितना बनवा लो यार, पूरी दिवाली बनवा लो, क्या दिक्कत है ना। तो उस केस में क्या होता है, रीजन क्या होता है, नॉर्मल लेंथ हम लोग 5 फीट मानते हैं। और आप देखते होंगे जो भी आपके ड्रेसिंग टेबल होते हैं वो नीचे से एक बेस काउंटर बना देते हैं कि ज़मीन पर रखते हैं। मिरर हमेशा एक नीचे से बेस पे होता है। तो बेस देने का 2 रीजन आपका होता है, एक ऐसा नहीं क्या खाली उसमें शीशा कंघी और बाकी रखने के लिए रखते हैं। उसमें रखने का रीजन वही होता है कि अगर वो हाइट आपकी 3 फीट है मिरर की और आपने ज़मीन पे रख देंगे तो पूरा कंप्लीट इमेज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो उसकी हाइट आपके आई के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए नीचे जो बेस आपको दिया जाता है, अब फिलहाल बेस का हम लोग यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या बॉक्स बना देते हैं। तो वो बॉक्स बनाने का जो पर्पज़ है वो उस हाइट को मेंटेन करने के लिए। हाँ, आपके लिए भी बन के आएगा, आप भी बनवाइएगा, है ना, खुश हो रहे हैं। हाँ ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉक्स आपका होता है वो उसका रीजन वही है कि जिससे लेवल क्या हो, आपके आई के लेवल के बराबर हो जाए। तो याद रहेगा, तो लिख लीजिए, ऐसे पॉइंट करके लिख लो बेटा। देखो, फार ऑब्जर्विंग लिख बेटा, लिख। हाँ, फार ऑब्जर्विंग complete image of a person, for observing complete image of a person himself, complete या ऑब्जर्विंग कर लो या सीइंग कर लो, जो भी कर लो, कंप्लीट इमेज ऑफ ए पर्सन हिमसेल्फ, ऑफ ए पर्सन हिमसेल्फ देखिएगा। द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, minimum height of mirror required will be half of the height of the observer या person, will be half of the height of the observer या कह लो पर्सन, जो भी है जो देखना चाह रहा है उसमें आधे हाइट के बराबर लंबाई का मिरर होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। और कंडीशन होनी चाहिए आपके आई के लेवल के बराबर हो। ठीक, अब चूंकि अपने यहाँ अलग अलग हाइट के लोग होते हैं इसीलिए एक नॉर्मल बना दिया 3 फीट हो, तो 3 फीट में क्या 6 फीट वाला होगा तो भी देख लेगा। और अगर आप 6 फीट से ज़्यादा वाले हैं तो ऑर्डर देकर 3.5-4 वाला बनवा लेना। हाँ ठीक, तो वो केस आपका जो होता है वहाँ से आपको कितने की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है कि अगर बैक फ्रंट वाल और बैक वाल दोनों क्या, ऐसे ले लो, अगर मान लो एक वाल पे हमारा मिरर लगा हुआ है, फ्रंट वाल पे मिरर लगा हुआ है और ऑब्जर्वर बीच में, दोनों वाल के बीच में प्रेजेंट है, मिड पे
बैक वाल का वो इमेज देखना चाहता है। जैसे अगर ये मिरर होता तो पीछे वाले ये दीवार दिखती है ना, तो बैक वाल का अगर वो कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो बोला जाता है उस समय आपको जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो बैक वाल के रिस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए, आधी या उसके बराबर या उसका 1/4 या उसका 1/3। पर्सन विल बी प्रेजेंट बिटवीन द मिरर एंड द वॉल, मिड पॉइंट पे आपका प्रेजेंट है। पर्सन कंडीशन है, मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है, और मान लो ये फ्रंट पे आपका मिरर लगा हुआ है, बैक वाल का इमेज आपको देखना है, तो आपको उस समय मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए बैक वाल के रिस्पेक्ट में, बैक वाल की तुलना में मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आपका बैक वाल का कंप्लीट इमेज देखना है किसमें, मिरर में, मिरर में कंप्लीट इमेज देखने के लिए बैक वाल की हाइट क्या है, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए बैक वाल के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, इक्वल, तो पूरा पूरा लगा दिया जाए मिरर। और कोई? हाँ, मतलब जितना वाल है उसका 2 गुना ज्यादा है। पीछे वाला याद रखेंगे, अगर पर्सन ऑब्जर्वर मिडिल पॉइंट पे प्रेजेंट है और फ्रंट वाल पे मिरर लगा हुआ, बैक वाल की उसको इमेज देखनी है, तो उस केस में रिक्वायर्ड हाइट जो मिरर की होगी वो 1/3 होता है बेटा, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल। कितना? 1/3। पॉइंट करके लिख लो। देखिए, इफ एन ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट if an observer is present at midpoint, if an observer is present at midpoint, if an observer is present at midpoint between mirror and wall, between mirror and wall, between mirror and wall, देखिए, then for seeing complete image of back wall, for seeing complete image of back wall in the mirror, back wall in the mirror, the minimum height of the mirror will be, back wall in the mirror, देखना, the minimum height, the minimum height of the minimum height of the mirror will be, minimum height of the mirror will be 1/3, will be 1/3, will be 1/3 of the height of, 1/3 of the height of, 1/3 of the किसका, हाइट ऑफ बैक वाल। तो देखना आगे है जी, ठीक, आप बैक वाल पिछले वाले वाल की हाइट का 1/3 होना चाहिए बेटा, ठीक। तब आपको पूरा पूरा कम से कम उतना, उससे ज़्यादा रहेगा तो दिखेगा ही यार। अरे जैसे आप मिरर में अपना इमेज देखना, पूरा अपने बराबर बना लो, अपने 2 गुना बना, तब तो दिखेगा ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो वहाँ से डिसाइड करते हैं। हो जाएगा, याद रहेगा? कल फिर उल्टा बताना। हाँ हाँ, अच्छा, इक्वल इक्वल कहाँ इक्वल होगा जी? चलिए, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। दूसरी चीज़ें होती है बेटा, लिख लीजिए, अगर 2 मिरर हैं, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो पूछा जाता है नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्ड होंगे। क्वेश्चन पुट अप किया गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर विच इज पुट क्या एट एनी एंगल बिटवीन देम, मेकिंग एट एनी एंगल, दोनों किसी एंगल बनाते हुए अगर रखे गए हैं
तो उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो कितने इमेज बनेंगे, कितने इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पूछा जाता है। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, वहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, ऐसा हेडिंग टाइप का बना लो। देखिए, images found by two inclined plane mirrors, images formed by two inclined plane mirror, two inclined plane mirror, images found by two inclined plane mirror, ठीक, images found by two inclined plane mirror। अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है बेटा, उनके बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, क्या करा जाए, उनके बीच में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा जाता है तो उससे कितने इमेज बनेंगे, कितने इमेज आपका क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट की बात करते हैं। एक होता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो ऑब्जेक्ट आपका क्या रखा गया है वो एंगुलर बाइसेक्टर पे ना रखा गया हो। मतलब जैसे ये ले लो, एंगुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझते हो? हाँ जी, सपोज दैट दो आपका क्या है, ये गायब हो जाएगा यार, सब गायब हो गया। चलो कोई नहीं, ये दो आपके हैं। अब कंडीशन क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए। एक ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाता है, ठीक, तो पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ से अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो उस केस में अगर एक ऑब्जेक्ट को आप रखा जाए तो बोला जाता है कितने इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, कितने इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। बताएंगे? देखो, दो सिचुएशन बनता है बेटा। अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा गया है, 360 बाई थीटा की वैल्यू जो है कितनी, 360 बाई थीटा की वैल्यू अगर वो इवन नंबर आता है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ रहा है, अगर इवन वैल्यू आप इवन इंटीगर आता है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं वो 360 बाई थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है बेटा, और यहाँ पे अगर कहा जाए m इक्वल टू 360 बाई थीटा रखने पर ये अगर इवन इंटीगर बनता है, कैसा इवन इंटीगर का फॉर्मेशन, इवन नंबर मिलता है, लाइक क्या 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के कोई नंबर आपको मिल रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, n की वैल्यू जो होगी वो 360 बाई थीटा माइनस 1 मिलेगा। जैसे मान लो 5, 4 बना, 360 बाई थीटा की वैल्यू रखने पे, थीटा से डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, तो उस कंडीशन में इमेज जो बनेंगे वो कितना, 3 बनेगा। कितना, 3। अगर आपका 6 आ रहा है तो 5 बनेगा, 2 आ रहा है तो 1 बनेगा। यानी कि कंडीशन जो आपका हो रहा है वहाँ से कितने इमेज ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, तो ये 360 बाई थीटा माइनस 1 करके तब आप निकालेंगे। कब, जब 360 बाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इवन नंबर आएगा, इवन इंटीगर होगा, तब उस कंडीशन में ये सिचुएशन होता है। ऑब्जेक्ट कहीं आप रखे रहिए, ठीक। दूसरा आपका होता है अगर 360 बाई थीटा एक ऑड इंटीगर आता है, ऑड मतलब 3, 5, 7, 9 जो भी है, ठीक, तो ऑड एक इंटीगर आता है तो वहाँ पे दो सिचुएशन होता है बेटा। अगर ऑड इंटीगर आ रहा है तो दो सिचुएशन होगा। एक, ऑब्जेक्ट अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, कहाँ पे, अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड होंगे वो 360 बाई थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। कब, जब एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा तब। अब क्या समझ लेना, एंगुलर मतलब दोनों के बीच के एंगल के मिड पॉइंट पे, ठीक, अगर लाई करेगा तो वहाँ पे 360 बाई थीटा माइनस 1, और अगर किसी अदर पोजीशन पे है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे रखा गया है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो फाउंड होंगे 360 बाई थीटा के बराबर आएगा। तो ऐसा पॉइंट करके लिखिएगा। क्या लिखा है आपने,
images found by two inclined plane mirror, ये लिखा है ना, देखिएगा when two plane mirrors are inclined, when two plane mirrors are inclined, when two plane mirrors are inclined to each other at an angle theta, inclined to each other at an angle theta, then number of images formed of an object which is kept between them, लिखना n इक्वल टू, अब यहाँ पे दो पॉइंट बना लीजिए ऐसे, विच इज केप्ट बिटवीन देम, ठीक, ये लिखा है ना, देखिए देन पहला पॉइंट ए का लेना, इफ 360 by theta will be an even integer, then ऐसे बना लो और ऐसे लिख लो, यहाँ से नोट कर लीजिए। अगर इवन इंटीगर है 246, तब उस केस में हमेशा 360 by थीटा -1 के बराबर रहेगा। हो गया, सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट करेगा, इफ 360 by थीटा, सेकेंड करना, इफ 360 by थीटा is an odd integer, then there are two possibilities, दो संभावनाएं होंगी बेटा, there are two possibilities। पहला, अगर ऑड है तो दो पॉसिबिलिटी होगी, पहला लिखिए, ए कर लीजिए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली,
ये भी θ/2 है बेटा, ये भी θ/2 है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा गया है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, m की वैल्यू अगर आपका है ना, ठीक, 360/θ, ये ऑड इंटीगर है। कैसा है, ऑड इंटीगर, दैट इज 357। ठीक, ये कामा है बेटा 357। अब इस केस में अगर आपको कहाँ पे है, उसके सिमेट्रिकली रखा गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड, n की वैल्यू होगी बेटा 360/θ - 1। अगर कहाँ पे है, सिमेट्रिकली रखा गया है, तब वही फार्मूला होगा जो इवन वाले कंडीशन में बन रहा था, 360/θ - 1 के बराबर है। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिकली रखा गया है, ठीक, तब उस केस में 360/θ के बराबर होगा। तो ए कर लेना, ये बी कर लीजिएगा, इसको ए बना लेना और बी हमारा आगे हो जाएगा। जल्दी करो। बोले, बी करेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically, अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा गया है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically, बी होगा बेटा, ऑब्जेक्ट जो रखा जा रहा है ना, मान लो कहीं हमने यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये टोटल थीटा था, आप देखो सिमेट्रिकली करते तो ऐसे यहाँ से एंगल जाता ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, कहीं ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर एसिमेट्रिकली है, यानी कि इनका एंगल अल्फा और बीटा, ये दोनों अल्फा नॉट इक्वल टू क्या है, बीटा है। रुक जाओ एक मिनट, यहाँ से कर ले, यहाँ पर कर लो, ऑब्जेक्ट हम जहाँ रखें वहाँ से मिलाओ। इसे अल्फा ले लिया और ये वाला हमारा बीटा है। अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर नहीं है बेटा, ठीक, अल्फा और बीटा दोनों, ये मिरर है, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 360/θ के बराबर हो जाएगा। आड हो और अनसिमेट्रिकली रखा गया हो, तब 360/θ क्या, 360/θ के बराबर। अगर आड है, सिमेट्रिकली रखा हो या इवन हो, कहीं भी रखा हो, तो उस केस में 360/θ - 1 के बराबर होगा। याद रहेगा। तो ये तो कंडीशन होता है बेटा कि इमेज कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक, ये तो प्लेन मिरर की कहानियाँ कुछ हो गई, क्या होती हैं, कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, देखा आपने, कर्व्ड मिरर।
आपने पढ़ा होगा दो टाइप का, एक कैसा कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। तो जो कर्व्ड मिरर होते हैं बेटा, ये किसी ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर का क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसका एक साइड हम लोग पॉलिश कर देते हैं। अगर पॉलिश आउटसाइड होता है तो मिरर कॉनकेव नेचर का होगा, अगर पॉलिश इनसाइड होगा तो मिरर कॉन्वेक्स नेचर का होता है। तो एक कॉन्वेक्स बनेगा, दूसरा कॉनकेव बनेगा। तो जो कर्व्ड मिरर हमारे होते हैं वो दो कैटेगरी में हम लोग बांट लेते हैं बेटा, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कर्व्ड मिरर, ठीक। यहाँ पे अगर पॉलिश बाहर की तरफ हुआ है बेटा तो नेचर अलग होगा, अगर पॉलिश हमने अंदर की तरफ किया तो नेचर अलग होगा। देखिए इसे हम लोग कह लेते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल एक तरह से कह लीजिए, ये कर्वेचर आपका हो गया, और नेचर जो है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, पहला कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अगर पॉलिश आउटसाइड है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनसाइड होगा, इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर कहलाएगा बेटा। और ये बाहर अंदर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, इसे बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएंगे आपका, कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्मोलॉजी हम लोग बार बार पढ़ते हैं, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है फोकस, एक होता है पोल, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये जो लाइन हम लोग ड्रा करते हैं जो पोल से पास होने वाली होती है, इसे को पोल कह लेते हैं बेटा, पी फॉर पोल। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों का हो गया पोल, ठीक। इसे, ये जो कॉनकेव मिरर है इसका सेंटर हमारा किधर होगा, लेफ्ट साइड में, किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से अगर आप दिखाओगे तो मान लो सेंटर हमारा इस पोर्शन का यहाँ पे कहीं है, इसे सी से दिखा लेंगे। और जब हम लोग मिरर की बात करते हैं कर्व्ड मिरर का, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज रेडियस का आधा होता है बेटा। मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है ना वो रेडियस का हमेशा कितना होगा, आधा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस कह लेते हैं आर, पोल से सेंटर का कर्वेचर जो है आपका उसकी डिस्टेंस होती है, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लेंगे। और इसका मिड पॉइंट जो होगा इसे हम लोग फोकस कह लेते हैं, कैपिटल से दिखा लेते हैं, इसे क्या कह लेंगे बेटा, फोकस कह लेंगे। तो ये फोकस हुआ, यहाँ पे लोगे तो इसका सेंटर राइट साइड में मिलेगा और इसका फोकस उसका मिड पॉइंट होगा, तो ये फोकस कहलाएगा। अब देखो इसे पोल कह लिया, पोल से तो साइन कन्वेंशन आप देख लो, सबको याद होगा। पोल से राइट साइड की जो डिस्टेंसेस होती हैं उन्हें पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, पोल से राइट साइड की डिस्टेंसेस को पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट की डिस्टेंसेस को नेगेटिव। तो पोल से राइट साइड की जो डिस्टेंस है बेटा, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऐसे इसके लिए इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंसेस होती है इधर वाली, ये पॉजिटिव ले जाती हैं, नीचे वाली नेगेटिव। यहाँ भी वैसे ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। मतलब अगर ऊपर है तो साइन पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगा तो साइन नेगेटिव लेंगे। राइट साइड पोल के हैं तो जो भी डिस्टेंस होगा उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हम लोग जो अपने यहाँ स्टडी करते बेटा या वही लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और इमेज उसका कहाँ, अब डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा, वो डिफाइंड नहीं है प्लेन मिरर के कर्व्ड मिरर में। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड से रखा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द मिरर और उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये तो जनरल कंडीशन हो गया हमारा किसके लिए, कर्व्ड मिरर के लिए। क्या सिचुएशन होगा, किसे पोल कहेंगे, किसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, क्या होता है। तो अब दूसरी चीज़ होती है फोकस की। जब बात करते हैं, जब हम लोग फोकस की बात करेंगे, देखो इसका जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, इसका फोकस किधर है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट साइड में है। तो इसका फोकस राइट साइड में है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, यानी इसकी जो फोकल लेंथ होगा बेटा इसका साइन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। कॉनकेव का
लेफ्ट में है पोल से, तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं। अब फोकल प्रिंसिपल फोकस या फोकस हम लोग जो कहते हैं मेन फोकस क्या लेते हैं या प्रिंसिपल फोकस क्या लेते हैं, वो होते हैं इनफाइनाइट से आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करके आती हुई अपीयर होती हैं, उसी को हम लोग क्या लेते हैं फोकस। जैसे ये बना दें कि दूसरा बनाएं, इसे हम कलर चेंज करके बना लेते हैं यार। देखो अगर रे जा रही है बेटा, याद रखेंगे पैरेलल आने वाली जो रे होती चाहे लेंस हो या मिरर हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी हो उसके बाद वो फोकस से या तो पास होती हैं या तो अपीयर होती हैं। तो ये चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएंगी, फोकस। इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस हिंदी में कह लेते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में है तो वो साइन हमारा क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे जब कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात करोगे तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, देखो रे जाएगी, जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होगी बेटा, क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल पे यहाँ से अगर नार्मल ड्रा करेंगे, नार्मल का मतलब होता है आप कहाँ से मिला दीजिए, अभी हम दिखा ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप मिला दीजिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आने वाली रे होती है, ठीक है, वो आपको कर्व्ड सरफेस पे जहाँ भी कर्व्ड सरफेस पे जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका उसका नार्मल कहलाएगा। जैसे होता है ना ये स्फीयर है, सर्किल है, स्फीयर कुछ भी, अब सेंटर से जहाँ भी आप मिला दो ये हमेशा इससे क्या रहता है, कहीं भी मिलाएंगे तो हमेशा नार्मल ही मिलेगा आपको। ठीक, तो ये आपका होता है, ये नार्मल हो गया N1 इंटू, अब यहाँ से जिस एंगल पे आके इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो ये रे हमारी रिफ्लेक्ट होके गई है, ये रिफ्लेक्ट होके गई, अब ये आती हुई कहाँ से अपीयर हो रही है, एक्चुअल ये तो डाइवर्ज हो गई ना। अब इसका अपीयरेंस हमें जो होता है जब हम लोग मिलाएंगे बेटा, तो ऐसा फील होता है कहाँ से आ रहा है, फोकस से ही आ रही है रे। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस राइट वर्ड है, और चूंकि पोल से राइट है तो उसको साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई कुछ क्या होता है। तो मिरर आपके कर्व्ड मिरर दो टाइप का पढ़ेंगे, एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव के लिए सिचुएशन ये होगा, कॉन्वेक्स के लिए सिचुएशन ये होगा, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कर्व्ड मिरर टाइम जरा बता देना बेटा। चलिए लिखिए, लिखिए कर्व्ड मिरर लिखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ transparent hollow sphere, it is a part of transparent hollow sphere whose one surface is polished, हो गया, whose one surface is polished। आगे लिखिए, कर्व्ड मिरर आर mainly divided in two types, एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव दूसरा क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अब दोनों इस तरह से डायमेट्रिकली आप दिखा लो, एक कॉनकेव होगा दूसरा क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स होगा। साइन कन्वेंशन आपको बता दिया गया क्या होता है, कॉनकेव में कैसा होगा, कॉन्वेक्स में कैसा होगा। अब देखो यहाँ इमेज जो बना है वो रियल है कि वर्चुअल, ये रियल है कि वर्चुअल, रियल। अरे भाई जो रे आई वही काटी है ना, तो रियल, और ये जो आई थी वो तो चली गई, वो नहीं काटी, हमने हाइपोथेटिकली मिलाया, तो ये वर्चुअल। यानी कि याद रखेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उससे जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब वर्चुअल बनती है। कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस रियल और वर्चुअल दोनों हो बनती हैं, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी कल अब इसको डिस्कस किया जाएगा कैसे इमेज पोजीशन होगा, थोड़ा सा देख के आइएगा, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, नोट कर लीजिए।
ऐसे पहले अभी बना के समझ लीजिए। हो गया बेटा, चलिए बस छोड़िए, हो गया।